जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कैबिनेट मिशन से शुरू किए, संविधान सभा के गठन से शुरू किए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण कैसे हुआ। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हम लोग सबसे पहला वीडियो यही था। उसकी पृष्ठभूमि देखे, फिर धीरे धीरे देखे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा कैसे कैसे बनना शुरू हुआ, फिर उद्देश्य प्रस्ताव आया, फिर धीरे धीरे कई सारी समितियां बनी जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण थी, जो ड्राफ्ट करी थी जो संविधान को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BM राव अम्बेडकर जी थे। तो उसके बारे में सब बात हो चुकी है। जैसे इस प्रस्तावना समाप्त हुआ, इसके बाद हम लोग प्रियम्बल के बारे में आए, प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात किए। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले यही बात हुआ कि प्रस्तावना, सबसे पहले बात हुई कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना बताया गया कि संविधान को अगर देखना हो कि हमारे संविधान में कौन कौन से मूल्य स्थापित हैं, तो उसको आप देख सकते हैं कि कौन से न्याय की बात कर रहा है, उसके बारे में देख सकते हैं, मतलब भाईचारे की बात कर रहा है। ये सब भारतीय संविधान में दिया हुआ है, तो वो प्रस्तावना से समझ में आ जाती है, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। हम लोग लिख के देखे भी थे। तो सबसे पहले यही बताया गया था कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान। तो ये जो बताया गया है कि सभी समस्त जो भारतवासी हैं, फिर इसके बाद उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, समानता दी जाएगी। भारत की जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, समाजवादी है। भारत की जो निर्णय करने की प्रक्रिया वो संप्रभुता रूप में। संप्रभुता का मतलब यह हुआ कि उससे ऊपर कोई बाजी नहीं, सर्वोच्च निर्णय वही लेगी। तो भारतीय संसद सर्वोच्च निर्णय लेती है, इसमें कौन सी परेशानी है? कोई परेशानी तो है नहीं ना। ठीक, तो ये सब बात हुआ। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए कि जो भारतीय जो प्रस्तावना में प्रमुख शब्द थे, जो वर्ड आए थे, उनके बारे में हम लोग क्या हुआ मुख्य रूप से देख रहे थे। जैसे संप्रभुता, सोवरेनिटी क्या है, इसके बारे में बात हुआ कि स्वतंत्र निर्णय करेगी, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। एक्सटर्नल मामलों में, इंटरनल मामले में, ठीक है, कि कोई बाहरी क्षेत्र होगा तो उसके मामले में, और इंटरनल होगा या आंतरिक क्षेत्र होगा तो उसके बारे में संपूर्ण निर्णय भारतीय संसद करती है। इसमें परेशानी कहाँ है? इसका मतलब संप्रभु राष्ट्र है, किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होता है कि नहीं ये निर्णय आप ऐसा करिए, वो निर्णय ऐसा करिए, ऐसा तो नहीं है, स्वतंत्र है। तो उसे क्या कहा गया? संप्रभु। उसे सोवरेन स्टेट कहते ही हैं। जो इस प्रकार के देश होते हैं उसे सोवरेन स्टेट कहते हैं या संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग समाजवादी के बारे में देखते हैं कि समाजवादी क्या है। फिर इसके बाद लोकतंत्र के बारे में देखें, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो भागों में डिवाइड किए। रिपब्लिक के बारे में देखें कि गणतंत्र क्या है। गणतंत्र में मुख्य रूप से ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पास जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो चुन कर जाता है, तो वो देश गणतंत्र कहलाता है। ठीक, ये सब बात हो चुकी है। आज हम उसी से आगे चलें। ठीक, आप लोग पहले इससे वीडियो देखिएगा, 3 वीडियो हो चुके हैं। आज इससे आगे चलते हैं, उसके आगे बात करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो क्या हो गया, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम ले देखें संप्रभुता में। फिर इसके आगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देखें, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब देख चुके हैं बनाने के लिए, तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। तो ये न्याय क्या है? एक आया सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये है क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों जो स्वतंत्रता हो गया, समानता, ये सभी हो गया, विचार अभिव्यक्ति, ये सब के बारे में बात हुई ना। तो उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं न्याय के बारे में। तो क्या है, हम लोग जो भी कौन सा 5वां या सब जो भी होगा उसे आप देखिएगा। आपको प्रस्तावना लिखनी नहीं थी, प्रस्तावना में जो शब्द आए हैं उसके बारे में देखना है उनका। ये जब आगे जैसे ही पढ़े, लोकतांत्रिक पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे समानता के बारे में बात करेंगे, न्याय के बारे में बात करेंगे, तो ये आगे आएगा ही। जैसे हम मूल अधिकार पहुंचेंगे, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय वहाँ पास स्पष्ट रूप से आ ही जाएगा। ठीक है, तो न्याय, तो यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारे संविधान में है उपस्थित है। जैसे हम ये तो प्रस्तावना अभी हम लोग अभी बात करेंगे, इसमें डिबेट है, प्रस्तावना भाग है या नहीं भाग है, तो उस डिबेट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो केशवानंद भारती मामले में कह दिया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन ये किस रूप में है उसको हम देखेंगे।
तो न्याय के बारे में हम तो ये देख रहे हैं कि संविधान में न्याय के बारे में बताया गया, तो ये प्रस्तावना में कह दिया गया कि ये न्याय उपस्थित है, संविधान के अंदर उपस्थित है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो अभी हम लोग केवल देख रहे हैं कि न्याय है क्या, ठीक, जस्टिस। तो न्याय क्या है थोड़ा सा देखते हैं। न्याय ये है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनको समान रूप से क्या हुआ, अगर एक ही प्रकार के कृत्य हैं तो उनको क्या किया जाए, एक ही परिस्थिति एक ही प्रकार का कृत्य है तो उनको उसी आधार पर न्याय किया जाएगा। न्याय का मतलब यही हो गया कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से ही उनके पक्ष में निर्णय दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी पक्ष में अलग निर्णय दिया गया, उसी मामले में किसी पक्ष में अलग दिया गया, परिस्थितियां भी वही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो परिस्थितियां हो वो भी समान होगी और कृत्य भी समान होगा, तो समान लोगों के लिए समान कार्य के लिए क्या कर दिया जाएगा, उनको उसी प्रकार के निर्णय दिया जाएगा। निर्णय मुख्य रूप से जो देगी वो, मतलब न्याय केवल और केवल जुडिशरी नहीं करती है, केवल न्यायपालिका नहीं करती, संसद तो करती है ना। आर्थिक न्याय हो गया कि समाज को सभी लोगों को उठाने का प्रयास करती है, जो वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। अभी आप लोग परेशान, मुख्य धारा क्या है ये सब परेशान कर रहा होगा, तो ये मेन स्ट्रीम है क्या, तो इसके बारे में हम लोग सब आगे देखेंगे। इसका मतलब यही होगा कि समाज में कम से कम लोग इतने सक्षम हो जाएं कि उनके पास खाने का सामान हो, रहने के लिए कपड़ा हो, शिक्षा प्राप्त कर सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, तो ये सब होना चाहिए। तो ये सब राज्य का कर्तव्य है, डीपीएसपी में ये सब बताया गया है। तो वो जस्टिस का एक पार्ट ही है, ठीक है, ठीक है। तो न्याय का मतलब कुछ समझ में आया, ठीक। तो जस्टिस किस लिए दिया जाता है कि वंचित वर्ग जो लोग हैं या जो भी कृत्य किए हुए हैं उन सभी को एक ही स्थिति में लाने का प्रयास किया जाए, या मुख्य धारा में वंचित वर्ग है तो उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। यह कार्य संसद कर सकती है या किसी मामले में हो सकता है जुडिशरी भी करे, ठीक है। मामला जब कोई निर्णय होता है तो उसमें जुडिशरी भी या न्यायपालिका भी निर्णय देती है, ठीक। तो इसमें 3 शब्द के बारे में बात किया गया, प्रस्तावना में बात किया गया है। न्याय कई प्रकार के होते हैं, मतलब आप अगर देखेंगे तो नेचुरल जस्टिस जो हर जगह माना ही जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग जब आर्टिकल 21 पहुंचेंगे तो वहाँ सब आएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहिए, आप भी परेशानी हो रही होगी क्योंकि शुरू है, लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे आगे पहुंचेंगे मूल अधिकार में मुख्य रूप से ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जस्टिस जैसे करेक्टिव जस्टिस हो गया, पॉजिटिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस मुख्य रूप से जब न्यायपालिका क्या करती है, निर्णय देती है, वो परिस्थितियों को देखती है, फिर अच्छे से निर्णय देती है। ऐसे नहीं कि हवाई में निर्णय दे दिया जाए, बिना तर्कों के निर्णय दे दिया जाए, ठीक है। तो तार्किक व्यवस्था होगी, प्रमाणों के साथ जब निर्णय किया जाता है किसी भी मामले में तो उसे करेक्टिव जस्टिस कहते हैं। फिर इसके बाद हो गया पॉजिटिव जस्टिस, जो संसद या विधानमंडल क्या होते हैं, कानून बनाते हैं, वो समाज के वंचित वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, तो वो करेक्टिव जस्टिस हो गया। मुख्य रूप से जो कार्यपालिका होती है उसका काम होता है। और इकोनॉमिक जस्टिस होता है, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। अभी तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो एक न्याय के बारे में क्या है, सामाजिक न्याय, जिसे क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस। एक है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब इकोनॉमी जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। और एक है राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। और कई सारे जस्टिस हैं, जैसे करेक्टिव जस्टिस, ये सब हम लोग मूल अधिकार पहुंचेंगे वहां देखेंगे। करेक्टिव जस्टिस हो गया, पॉजिटिव जस्टिस हो गया, नेचुरल जस्टिस क्या है, ये सब के बारे में हम लोग वहीं देखेंगे, ठीक। क्योंकि प्रस्तावना में ये 3 ही जस्टिस के बारे में बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो हम लोग उसी के बारे में देख लेते हैं ना। तो पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या है, इसको अभी देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ हम लोग मूल अधिकार पहुंचेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से न्याय के बारे में बताया गया। कई सारे में हो गया, 15 हो गया, 16 आर्टिकल 21 हो गया, तो वहाँ सब बात हुई है। तो न्याय का साधारण अर्थ यह हो गया, एक अर्थ हो गया कि वंचित वर्ग को उनको उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, मतलब या ये तो समान अर्थ हो गया कि वंचित वर्ग को उठाने का प्रयास किया जाए, मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, तो ये भी न्याय का एक प्रकार ही है, जिसे पॉजिटिव जस्टिस में हम लोग सम्मिलित कर ले रहे हैं, ठीक।
जो इकोनॉमी में भी आ जाएगा तो हम देख लेंगे। इसके बाद न्याय के दूसरा जो है करेक्टिव जस्टिस होता है जैसे, तो उसमें निर्णय के द्वारा हो गया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके पक्ष में निर्णय दिया जाए। जुडिशरी ऐसे वैसे करती भी नहीं, न्यायपालिका ऐसा कभी करेगी भी नहीं, लेकिन ऐसा है भी नहीं कि उसके पक्ष में जाया जाए, जो गरीब हो उसके पक्ष में नहीं दिया जाएगा। वो कृत्य के अनुसार वहाँ पास देखा जाएगा, तो वो हो गया करेक्टिव जस्टिस। तो कोई कार्य हो सकता है उसके पक्ष में हो या वंचित वर्ग को उठाने के पक्ष में हो, तो इस सब में क्या किया जाता है, न्याय का प्रयोग किया जाता है, वो जस्टिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो सामाजिक न्याय क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे एक पहले इसको लिख लीजिए फिर बात करते हैं। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर क्या किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं, सामाजिक भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ किसी भी व्यक्ति की कोई जाति है तो उस आधार पर आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं, आप मान लीजिए SC या ST के हैं कोई, ठीक, उस व्यक्ति को, और कोई जनरल कास्ट का है तो जनरल कास्ट वाला ऐसा नहीं है कि किसी समाज में है, सड़क पर चल रहा है तो उसको क्या हो गया, अधिक सम्मान मिल रहा है, लेकिन जो SC ST उनको सम्मान नहीं मिला, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो सामाजिक न्याय में ये सब सम्मिलित है कि कोई ऊंची जाति के व्यक्ति हैं उनको अत्यधिक सम्मान दिया गया, कि कोई मान लेते हैं निचली जातियां हैं, निचली जातियां हैं तो मतलब ये शब्द खराब है, निचली जातियां थोड़ा शब्द खराब है, लेकिन प्रचलन में है तो थोड़ा कह ही देते हैं। ठीक है, तो जो हैं तो उसमें क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि उनको कम सम्मान दिया जाएगा, ऊंचे वालों को ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, ये शब्द देखिए खराब है, निचली जाति खराब शब्द है लेकिन प्रचलन में। इसी प्रकार धर्म है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा धर्म, भारत में जैसे जैन धर्म हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी, ऐसा नहीं। तो भारत में सभी धर्म है, तो ये सभी धर्म में ऐसा नहीं कि कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति है तो उसको विशेष अधिकार मिल गए, या कोई दूसरे धर्म का तो उसको कम अधिकार मिलेगा, या कोई भी धर्म जिसको मान लेते हैं, धर्म के आधार पर भी तो माइनॉरिटी हो सकते हैं ना, अल्पसंख्यक हो सकते हैं, तो इस आधार पर उनको उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। तो धर्म के आधार पर भी उनको ऐसा नहीं होगा कि न्याय से वंचित किया जाएगा। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जब भेदभाव नहीं करेंगे तो एक जस्टिस होगा जिसे सामाजिक जस्टिस या सोशल जस्टिस कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार लिंग हो गया, ऐसा नहीं है कि पुरुष को अत्यधिक सम्मान मिले केवल इसलिए कि वो पुरुष है, यह महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है कि इसलिए नहीं कि वो महिला है। ठीक है, तो महिला और पुरुष यदि अच्छा कार्य कर ही रहे हैं तो उनको सम्मान मिलना ही चाहिए, या पुरुष या महिला के रूप में जिस प्रकार व्यक्ति है समान रूप से उसको भी उस रूप में सम्मान तो मिलना ही चाहिए, लेकिन पुरुष को पुरुष के कारण सम्मान तो नहीं मिले। मतलब अच्छे व्यक्ति जो समझदार है वो कभी इस आधार पर सम्मान लेना भी नहीं चाहते, मतलब लेने का मतलब उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। या कोई महिला भी होगी तो महिला के आधार पर वो सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहिए कि महिला के आधार पर इसलिए मेरा सम्मान करो, तो वो एक समझदार व्यक्ति वैसे भी ये सब चाहता भी नहीं है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो वो सामाजिक न्याय में आया। जन्म स्थान, जन्म स्थान में ये हो सकता है, अब आप मान सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं या दिल्ली में कोई रह रहा है, ये कोई उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में जन्म लिया हुआ व्यक्ति को ऐसा नहीं कि उसे दूसरी निगाह से देखा जाए कि ये खराब है, या दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को ऐसा देखा जाए कि नहीं ये खराब है, तो ये न्याय तो नहीं हो पाएगा। तो न्याय देने के लिए जन्म स्थान पर ऐसा नहीं, कहीं भी जैसे आप ये प्रचलन में, जैसे आप पूर्वोत्तर भारत के देख लीजिए, आप 7 राज्यों के देख लीजिए, वहाँ जो साधारण जो बहुत सारे ये धारणा है कि वहाँ के लोग थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये है वो, मतलब आता ही रहता, तो ये परसेप्शन बना हुआ है। ठीक है, कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए किसी विशेष क्षेत्र में। हम बाई चॉइस तो यहाँ पास जन्म नहीं लिए हैं, बाई चांस जन्म लिए हैं, तो कहीं पास यदि बाई चांस जन्म लिए तो इस आधार पर गर्व करने की बात ही नहीं है, वो भी जन्म स्थान के आधार पर तो नहीं होना चाहिए। ठीक, क्षेत्र भी हो गया, जन्म स्थान और क्षेत्र उसी के रूप में मान लीजिए आप, इन दोनों के एक ही रूप में मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं, सामाजिक न्याय समझ में आया। ठीक, ये आएंगे कहाँ, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, मूल अधिकार में ये सामाजिक न्याय, जब हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन में देखेंगे, क्योंकि सभी जातियां क्या थी, सभी जातियां तो पहले से एक समान तो है ही नहीं, कि कुछ जातियां क्या हो गई ऊंची हैं, जो जनरल कास्ट में आ गई, मतलब उनकी स्थिति ठीक है, कुछ जातियों की स्थिति ठीक नहीं है,
तो मतलब पिछड़ी तो है ही है, तो उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। रिजर्वेशन भी न्याय का एक प्रकार है, ठीक है, न्याय देने का एक प्रकार रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन देके हम क्या करते हैं, जो जो पीछे छूट गए उनको साथ में लाने का प्रयास करते हैं। तो न्याय देने का एक प्रकार है रिजर्वेशन, जो अनुच्छेद 15 और 16 में हम लोग देखेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया रिजर्वेशन की बात की गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए आर्टिकल 15 और 16। आप देखेंगे 30 से 34 तक के मत भी देखेंगे विधानसभा और संसद, मतलब विधानसभा में, और आप संसद में देखेंगे तो वहाँ पास भी रिजर्वेशन की बात यहाँ की गई है, तो उसके बारे में वहीं देखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 15-16 तो मूल अधिकार में आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक। तो पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको इस आधार पर सम्मान से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके पास पैसा नहीं है, और कोई के पास पैसा है तो इस आधार पर उसे सम्मान का अधिकारी नहीं हो सकता कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा सम्मान मिले। लेकिन समाज में धारणा नहीं है, मतलब वो कोई गरीब है तो उसका सम्मान वैसे भी कम होता है, कोई अमीर है तो उसका सम्मान होता है, वो स्वार्थ के कारण होता है। तो समाज में व्यक्ति हैं, उनका स्वार्थ अलग अलग है, स्वार्थ के कारण है कि कभी आवश्यकता पड़ी तो इस कारण वो सम्मान करने लगते हैं। जब गरीब हैं, पैसा नहीं, कोई सहयोग नहीं होगा तो उनका सम्मान नहीं होता। ये गलत धारणा है लेकिन बनी हुई है, ठीक। तो पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो आर्थिक न्याय में आ जाएगा, ठीक। राजनीतिक न्याय में क्या हो गया, जैसे आप देखेंगे राजनीतिक न्याय में ऐसा नहीं है कि राजनीतिक न्याय मतलब आप मानिए कि आप जैसे संगठन बनाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चुनाव हो गया, ठीक है, कहीं आप जाने के लिए, कोई ऑफिस में प्रवेश करने के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ ऑफिस में कुछ जाति के लोग ही सम्मिलित होंगे, कोई भी होगा संगठन बनाना तो कोई भी चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, तो ये सब न्याय है, ठीक है। यदि कोई राजनीतिक बात करता है तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, मतलब इस जाति के व्यक्ति नहीं करेंगे या इस क्षेत्र के व्यक्ति नहीं करेंगे, इस क्षेत्र के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते, इस क्षेत्र के व्यक्ति या इस धर्म के व्यक्ति ये नहीं कर सकते, तो इसमें ऐसा नहीं है, सभी लोग समान होंगे। राजनीतिक न्याय के बारे में ये बताया गया। संगठन बनाने के बारे में अनुच्छेद 19 में देखेंगे, अनुच्छेद 19 में कई सारे भाग हैं। 1F को छोड़ दिए तो वो तो संपत्ति का अधिकार था, वो खारिज हुआ है, लेकिन और उसमें सभी हैं तो हम लोग वहीं देखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो कुछ समझ में आया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तो ये है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया। अब क्या है स्वतंत्रता के बारे में, संविधान प्रस्तावना क्या है, अब स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो समझ में आया ना, इतना ही लिखिएगा। इस सब के बारे में हम लोग जैसे फंडामेंटल राइट में पहुंचेंगे, मूल अधिकार में पहुंचेंगे, और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, इसमें तो समझना ही है आप लोगों को, क्योंकि समझने का मतलब ये हो गया। अब तो आर्टिकल तो याद ही करना पड़ेगा, इस आर्टिकल में ये है, लेकिन उस आर्टिकल के अंदर जो बातें लिखी हैं वो समझना तो आवश्यक ही है ना, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता लेते हैं, समानता स्वतंत्रता कुछ भी, फ्रीडम, तो प्रस्तावना में लिखा है स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता लोगों को मिलेगी तो इसका मतलब है क्या, किस रूप में स्वतंत्रता मिलेगी, इसको तो देख लेते हैं। स्वतंत्रता है क्या, सबसे पहले ये कि व्यक्ति कोई अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य कर सकता है, वो स्वतंत्रता है, ठीक। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रतिबंध भी है, तो आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार बिना रोक टोक के कोई कार्य कर रहा है तो वो स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो बिना रोक टोक, ये साधारण भाषा में है, ठीक है, मतलब आप ऐसी भाषा में अगर लिखना हो तो लिखिए कि नहीं, बिना रोक टोक के अपनी इच्छा से कार्य करना, अपनी इच्छा से
कार्य करना, ठीक है, बिना रोक टोक के अपनी इच्छा से कार्य करना। तो इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, संगठन बनाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, तो बिना रोक टोक के होना चाहिए। तो आत्म क्या हुआ, वो व्यक्ति स्वतंत्र होगा, अपनी इच्छा से कार्य करे। तो अपनी इच्छा से कार्य करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि दबाव डाला जाए, नहीं आपको ये कार्य करना है, या आपको बोलना ही है, या आपको यहाँ से वहाँ तक जाना ही है, आपको दौड़ना है, ऐसा कोई दबाव नहीं बनाएगा। अपनी इच्छा, हमारी चलने की इच्छा तो हम चलेंगे। मतलब चलने का मतलब ये नहीं कि अब आप 20 सड़क से चलना शुरू कर दें, उसके लिए अलग नियम है, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे प्रतिबंध है। बोलने का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी बोलना शुरू करें, स्वतंत्र हैं लेकिन कुछ भी बोलना नहीं शुरू कर देंगे कि नहीं अब बोलेंगे। रास्ते पर गालियां देते हुए जाएंगे, अब्यूज करते हुए जाएंगे, तो ये ठीक तो है नहीं, उसके लिए प्रतिबंध तो लगाया ही जाएगा। या स्वतंत्रता दे दी गई है तो हत्या करेंगे, जिससे दुश्मनी है हत्या कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ इच्छा है हत्या करने की तो अब हत्या नहीं कर देंगे, उस तो अपराध हो जाएगा ना। अपराध पाप दोनों होता है उसके बारे में। तो अपनी इच्छा से कार्य करना, इसका मतलब ये हुआ कि सभी कार्य नहीं करना, कुछ प्रतिबंधों के साथ करना, ठीक है। कुछ भी करने या कहने की आज़ादी नहीं मिल गई है, स्वतंत्रता दी गई है ताकि अवसर मिल सके। इसके लिए क्या हुआ, अवसर के लिए स्वतंत्रता दी गई है। अवसर के लिए, अवसर क्या है, वाक को मान लेते हैं स्वतंत्रता दी गई है आपकी, आप बोलिए। लोकतंत्र में वैसे लोकतंत्र की व्यवस्था, लोकतंत्र में लोग बोलते हैं, बोलने की आज़ादी होती है, लेकिन बोलने की आज़ादी लिमिट भरा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, ठीक। तो अवसर मिले, कहीं पास आप मान सकते हैं जाने का अवसर होना चाहिए, ठीक। तो अवसर तो मिलना ही चाहिए व्यक्ति को, ऊपर उठने का अवसर तो मिलना ही, ठीक है। तो अपनी इच्छा से व्यक्ति कार्य करे, और किस लिए दिया गया है, क्या कि अवसर के लिए हो सके। लेकिन इसमें प्रतिबंध भी है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कुछ भी कहना शुरू कर देगा, ठीक। तो प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। जब हम लोग आर्टिकल 19 में देखेंगे, आर्टिकल 19 में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं कि आप बोल सकते हैं। आर्टिकल 19 क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, बोलने की आज़ादी देता है कि आप बोलिए। उसमें संगठन बनाने की भी सब कुछ स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है, कि कैसे क्या होगा, तो हम वही देखेंगे। क्योंकि 19 1 है, 1A है, 1B है, 1C है, 1D ऐसे होते हुए 1E है, फिर 1G है, 1F नहीं है, 1F नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था, उसको खारिज कर दिया गया। तो प्रतिबंध है, कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं बोल सकते। इसका साधारण मतलब लिखिए, कुछ भी नहीं बोल सकते, या कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं बोल या कर सकते, नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी करें, तो कुछ भी नहीं बोल या कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ है, जैसे आप ऐसा ना हो कि भाईचारा संबंध बिगड़ना शुरू हो जाए, भाईचारे की भावना समाप्त होना शुरू हो। सांप्रदायिक भाषण नहीं देना है, ठीक है, जैसे सांप्रदायिक भाषण नहीं दे सकते हैं। भाषण मतलब सांप्रदायिक भाषण का मतलब यह हो गया कि इससे अराजकता ना आने पाए, ठीक है, अराजकता नहीं, ठीक है, अराजकता ना आ जाए, ठीक है। सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं जिससे अराजकता हो जाए, तो सांप्रदायिक भाषण नहीं देना है, सबसे पहली बात कि ये नहीं देना है। या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो, ऐसा नहीं कि एकता भंग कर दिया जाए, तो एकता ना भंग हो, ठीक है, एकता, राष्ट्र की एकता भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा भाषण नहीं दीजिएगा जिससे लोग क्या हो जाए कि नहीं अपना राष्ट्र को तोड़ के माने, कुछ क्षेत्र इधर भाग रहा है, कुछ क्षेत्र, ऐसा तो नहीं होगा। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखिए, बोलिए ऐसा जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ऐसा ना हो जाए कि देखिए परसुएशन, तो परसुएशन का मतलब ये हुआ कि लोग परसुएट करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो गया परसुएट कर लिया किसी व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब पूरी सभा को भी परसुएट कर सकता है। अगर अच्छा परसुएटर हुआ तो कर सकता है। तो उससे क्या हुआ, वो क्या हुआ, जब बहुत सारी परसुएट कर लिया तो वो जो कहेगा वो लोग मानेंगे, इससे एकता भंग होगी। तो उस व्यक्ति को उठा के तुरंत कहाँ भेज दिया जाएगा, जहाँ कृष्ण जी जन्म लिए थे, मतलब जेल भेज दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद जैसे सुरक्षा, सिक्योरिटी का खतरा नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार ये सब 19 में रिस्ट्रिक्शन वाले में दिया है, 19 के भाग 2 में देखेंगे तो वहाँ दिया हुआ है। सुरक्षा हो गया, एकता हो गया, सांप्रदायिक भाषण हो गया जिससे अखंडता का मतलब अखंडता या देश की एकता भंग ना हो।
या मित्रवत राष्ट्र है उसके विरुद्ध ऐसा कोई भाषण न दे दें जिससे उससे संबंध बिगड़ जाए। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन कहाँ दिया गया, वहाँ दिया गया, लेकिन समान रूप से ये आप जान लीजिए। ठीक है, ठीक। तो स्वतंत्रता का मतलब समझ में आए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, आगे चलें। ठीक, स्वतंत्रता जो लिया गया है वो रूस की क्रांति जब हुई थी, रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। रूस की क्रांति में स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया था मुख्य रूप से। ठीक, तो सॉरी, इसमें फ्रांस की क्रांति है, इसको लिखिए फ्रांस की क्रांति, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। 1789 को क्रांति हुई, लगभग ये 10 वर्षों तक था, तो 1799 तक फ्रांस की क्रांति 3 शब्द लिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द लिए गए थे। फ्रांस की क्रांति इसी तर्ज पर हुई थी कि सभी लोगों को स्वतंत्र किया जाए। मतलब स्वतंत्र का मतलब यही होता है कि रिस्ट्रिक्शन के साथ किया जाएगा, पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं होगा। ठीक, तो स्वतंत्रता मिलेगी लेकिन पूरी तरीके से नहीं, मतलब मिलेगी जितनी आवश्यकता है, लोकतंत्र में जितनी आवश्यकता है उतनी मिलती है। अब कोई तानाशाही है तो वहाँ बोलने की आज़ादी तो रहेगी ही नहीं, वहाँ तो अधिकार ही नहीं रहते हैं। या कोई समाजवादी है तो वहाँ दूसरे प्रकार के अधिकार होंगे, लोकतंत्र जैसे अधिकार तो नहीं होंगे। ठीक, तो समझ में आया। इसको कहाँ से लिया गया, ये आप याद रखिए, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। फ्रांस की क्रांति का मतलब आप जानते हैं कि फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है, जब हम लोग इतिहास में देखेंगे तो इसको देखेंगे। तो फ्रांस में क्रांति हुआ था, उस समय स्वतंत्रता की मांग हुई थी, समानता की भी मांग हुई थी, तो स्वतंत्रता और समानता उस समय दिया गया था। न्याय जो दिया गया था वो रूस की क्रांति के अनुसार दिया गया था, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना रफ करें। ठीक, तो क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ठीक, कि उसमें रिस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही, नहीं तो आदमी क्या हो जाए कि यदि कह दिया जाए कुछ भी करना है तो व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं, मतलब मूर्ख व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं कि मुक्त वर्ग की, मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ मात्रा में मूर्खता कर ही जाते हैं, मालूम नहीं रहता लेकिन होते ही हैं। शुरू में कोई ना कोई, सभी लोग समझदार तो नहीं हो जाते, धीरे धीरे जब समझ बढ़ती है इसके बाद। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, समानता, इक्वालिटी इसे कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे, इक्वालिटी कह लीजिए, सबसे अच्छा शब्द यही है। समानता, इसमें क्या हुआ, सभी लोग को क्या किया जाएगा, समान किया जाएगा, मतलब समाज में सभी व्यक्ति समान होंगे, समाज में सभी व्यक्ति समान होंगे। ठीक, आप अगर लिखना चाहें स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे तो अनुच्छेद 19 से, इससे पहले वाले में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया। अगर आप लिखना चाहें तो वहाँ लिख लीजिए अनुच्छेद 19 से 22 तक, इतना लिख लीजिए, हम लोग फिर आगे बात करेंगे। ठीक, समाज में सभी व्यक्ति समान होंगे, ये इसके बारे में बताया गया था। वो किस रूप में कहा गया कि आर्थिक रूप से हो सकता है। ठीक, आर्थिक रूप से उनको क्या किया जाएगा, समान किया जाएगा, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक रूप से समान हो सकता है, समानता लाया जा सकता है। ठीक है, वोट देने का अधिकार दिया ही गया। आर्टिकल आप 325 326 देखेंगे तो आर्टिकल 326 में इस आधार पर नहीं कहा गया है कि धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी को मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा, अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अगर आर्टिकल 325 के आसपास 325 ही है तो देखेंगे तो उसमें यह कह दिया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आर्टिकल 326 में देखेंगे वो विधानसभा या लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में, कोई चुनाव में जो भी मतदाता होंगे, वयस्क मताधिकार को मतलब प्रेफरेंस किया गया है कि वयस्क कोई भी व्यक्ति यदि वयस्क है तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जो विधायक और सांसद को चुनना होगा तो उनको चुन सकता है, या जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने की जो शक्ति दी गई वो आर्टिकल 326 में दिया गया है। ठीक, तो सामाजिक, इसी प्रकार आर्टिकल आप देखेंगे 325 26 हो गया, तो इसमें मुख्य रूप से क्या कहा गया, इसमें दिया गया है कि व्यक्ति को जाति हो गया, धर्म हो गया, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर
मतदाता सूची से अलग नहीं करेंगे 25 में। और 26 में कहा गया कि वयस्क मताधिकार के बारे में बात किया गया। ठीक, तो समाज में सभी व्यक्ति को समान रखने के लिए तो ये अच्छा तरीका है कि ऐसा नहीं है कि समाज में कोई लिंग के आधार पर कह दिया जाएगा कि 18 वर्ष के हैं लेकिन इनको मतदाता सूची से अलग कर देंगे, क्योंकि लिंग के आधार पर महिलाओं को तो अलग कर ही नहीं सकते, अधिकार भी दे दिया गया, तो इसमें यह हो गया। ठीक है, समानता लाने के लिए ही किया गया है। ठीक है, कि स्त्री और पुरुष हो गया। डीपीएसपी में देखेंगे तो आर्टिकल 19 अगर देखें, आर्टिकल 29 देखें, 39 देखेंगे, सॉरी आर्टिकल 39 देखें तो इसमें कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी का मतलब ये हो गया कि राज्य की इच्छा होगी तो देगा, लेकिन समान रूप से ये है कि कानून बना दिया गया कि स्त्री और पुरुषों को समान वेतन में, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये कहा गया। लेकिन डीपीएसपी में लागू करना सरकार की इच्छा के ऊपर है। ठीक, जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती का मतलब ये हो गया कि आप दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं करिए करिए, ऐसा नहीं कर सकते। सरकार की जब इच्छा होगी तो करेगी, और सरकार जीतने के लिए वैसे करती भी है, क्योंकि अंततः सभी सरकार चाहती है कि हमारी सरकार बनी रहे, और बनने के लिए आवश्यक कि सरकार लोगों को क्या करे, प्रसन्न करे। प्रसन्न करने के लिए एक तरीका है डीपीएसपी में वो मूल्य दिए गए हैं जिसके आधार पर सरकार बन सकती है, क्योंकि उसमें अच्छे मूल्य दिए गए कि ऐसे ऐसा करके सरकार क्या करती है, समाज को उत्थान भी कर सकती है और स्वतः बनी भी रहेगी, क्योंकि लोग जब पसंद करेंगे तो वो पूर्ण अंततः उन्हीं को फायदा होगा। समाज को तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी को भी तो होगा। ठीक, तो समाज में सभी व्यक्ति समान होंगे, इसके लिए आर्टिकल 39 देखेंगे तो पुरुष और महिलाओं को, इसमें भाग है 1 to 3, तो उसमें पार्ट में होगा। आर्टिकल 325 में एक आ गया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक के बारे में भी कहा गया है। ठीक, तो समानता कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए। इसके बारे में आर्टिकल अगर पूरी तरीके से समानता के बारे में देखेंगे तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 से 18 तक देखेंगे तो समानता का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसमें रिजर्वेशन देकर कैसे हुआ, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता है आर्टिकल 16 के तहत, सामाजिक संगठनों में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो आर्टिकल 15 के तहत दिया जाता है। तो ये सब हम लोग मूल अधिकार में देखेंगे। ये केवल आप इतना जान लीजिए समानता का मतलब क्या है, आगे जब आएगा तो समझना ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, रफ करें, परेशानी नहीं ना। ठीक, तो आर्टिकल 40 ये क्या है, समानता का अधिकार, नाम ही है समानता का अधिकार, वहां पास हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा एक है, थोड़ा बंधुत्व के बारे में देख लेते हैं, फ्रेटर्निटी। ये भी कहाँ से, समानता का भी जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। ठीक, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। अब क्या है, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। बंधुत्व क्या है, थोड़ा सा भाईचारे की भावना, मुख्य रूप से अगर इसको साधारण शब्द में कहें तो भाईचारे की जो भावना होगी, भाईचारे की भावना, समाज में क्या करना है, भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, ये मुख्य रूप से है। ठीक है, बंधुत्व का मतलब ये होगा कि भाईचारे की भावना को बढ़ाना है, भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। समाज में जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों में क्या करना है, व्यक्तियों में विकसित करना, सब भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक, अगर आप मूल फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे, मूल कर्तव्य में मुख्य रूप से इसकी बात की गई है कि भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। समाज में जो व्यक्ति हैं उनमें भाईचारे की भावना बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा के लोग हैं। देखिए, अलग अलग भाषा के लोग, ये तो जानते हैं, जब भाषा अलग होगी तो क्या होगा, लोग कुछ अपनी संस्कृति को तो महत्व सबसे ज़्यादा देते हैं, कि दूसरे व्यक्ति को कम महत्व देने का मतलब ये हो गया कि जैसे दूसरी भाषा को कम महत्व दिया गया, अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया, अपने धर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया, दूसरे धर्म को महत्व नहीं देंगे। इससे क्या होगा, जिस धर्म को हम महत्व नहीं देंगे या जिस धर्म को हम कहेंगे ये बुरा है, भला जो भी कहना होगा, तो इससे क्या होगी, असमानता होगी, भाईचारे की भावना हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, झगड़ा होगा। ठीक, मतलब भाषा को लेकर भी हो सकता है, धर्म को लेकर भी हो सकता है, इससे क्या होगा, आपस में झगड़ा होगा, तो भाईचारे की भावना हो नहीं सकती। इसलिए आवश्यक है राज्य ये प्रयास करे या व्यक्ति स्वयं प्रयास कर सकता है कि दूसरे धर्म के लोग से मिलता जुलता रहेगा, तो इससे क्या होगा, उन धर्म को जानेगा, दूसरी भाषा को जानेगा, वहाँ के लोग जानेंगे। व्यक्ति मूलतः तो एक ही तरह होते हैं, भाव तो एक ही आएंगे, बस थोड़ा सा यही है कि थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है,
तो अगर आदमी मिलेगा तो उस दूसरे धर्म के लोग भी अच्छे होते हैं, दूसरे भाषा के वाले लोग अच्छे होते हैं। तो भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जो भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषी वाले लोग हैं, तो सबके साथ क्या किया जाए, मेलजोल बढ़ाया जाए, ताकि क्या हो सकता है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी, एकता व अखंडता बनी रहेगी। ठीक है, देश की एकता बनी रहेगी। अखंडता देखिए बाद में जोड़ा गया, आप अभी देश की एकता के बारे में देखिए। देश की एकता क्या रहेगी, बनी रहेगी, बाद में अखंडता के बारे में कह दिया गया, तो देश की अखंडता भी लिख लीजिए। यूनिटी ऑफ इंडिया, आप देखेंगे यूनिटी ऑफ इंडिया हो गया, बाद में अखंडता को जोड़ा गया था। जब हम लोग लिखवाए भी थे कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इंटेग्रिटी शब्द जोड़ा गया था। तो देश की एकता और देश की अखंडता बनाने के लिए आवश्यक क्या है, मान लीजिए कि यदि सांप्रदायिक दंगे हो जाएं और इतने ज़्यादा हो जाएं कि अब देश में शांत रहना, मतलब जैसे पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा हुए, तो उसमें क्या हुआ, देश की एकता भंग हुई, ठीक है, अखंडता भंग हुई। तो इसमें क्या हो सकता है, भाईचारे की भावना बढ़ाएंगे तब क्या होगा, भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा वाले लोग रहते हैं, तो इससे क्या होगा, देश की एकता बनी रहेगी, अखंडता बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए बंधुत्व तो जरूरी है। मूल कर्तव्य देखेंगे स्पष्ट रूप से वहां दिया गया है। हाँ, यह मानना बाध्यकारी नहीं है, मूल कर्तव्य मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मूल कर्तव्य संबंधी जो भी विधियां बनेंगी उसको मानना बाध्यकारी है। हम लोग ये मूल कर्तव्य में ही देखेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आए, जैसे बंधुत्व भाईचारे की भावना और क्यों बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई भी उत्तर भारत की कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, मान लेते हैं बिहार, यूपी, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पास हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, और नीचे आप चले जाइए, मान लेते हैं तमिलनाडु या कर्नाटक में कहीं भी, तमिलनाडु मान लीजिए, वहाँ दूसरी भाषा, वहाँ तमिल बोला जा रहा है, यहाँ मुख्य रूप से हिंदी बोली जा रही है, भोजपुरी बोली जा रही है, जो भी है। ठीक, तो अब क्या हुआ, यदि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, भोजपुरी भाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी के साथ उपबोली है, एक रूप से उपबोली है, हिंदी की उपबोली मान लीजिए। ठीक, तो मान लेती है हिंदी भाषी क्षेत्र है, नीचे तमिल बोला जा रहा है, तो ये नहीं कि हिंदी भाषा वाले ये नहीं कहेंगे तमिल वाले खराब होते हैं। इससे क्या हुआ, भाईचारे की भावना खंडित हुई, और वो लोग कहेंगे हमको अलग ही कर दो, क्योंकि जब सम्मान नहीं दे पा रहे हो तो हम साथ में क्यों हैं। इससे क्या हुआ, देश की एकता भंग हुई, देश की अखंडता भी भंग हुई। ठीक है, जब देश की एकता भंग ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए, कि वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, दोनों लोग आपस में सहयोग के साथ रहें तो ठीक रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये था हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्दावलियाँ थी। ठीक है, ये इतनी शब्दावली थी। हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग देखें सॉवरेंटी, जिसे क्या कहेंगे, संप्रभुता, समाजवादी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इसको देखें, लोकतांत्रिक देखें, फिर इसके बाद लोकतंत्र देखें ना, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देखें, सेकुलर शब्द हो गया, गणराज्य के बारे में देखें, रिपब्लिक हो गया, न्याय के बारे में आज देख लिए, समानता फ्रीडम देख लिए, फ्रेटर्निटी के बारे में, बंधुत्व के बारे में देखें, स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम के बारे में देखें। तो ये सब जो महत्वपूर्ण शब्द प्रियम्बल में थे, सब के बारे में समझ में आया। अधिनियमित के बारे में पहले ही अधिनियमित हो गया, आत्मसमर्पित, ये सब पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, तो प्रियम्बल पूरी तरीके जो शब्द थे समझ में आ गए होंगे। सामान्य रूप से ये आए, उतना ही इतना महत्वपूर्ण है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होता जाएगा, क्योंकि आपस में लिंक होंगे। जब समानता आगे आई तो उस आधार पर यहाँ देख लेंगे। ठीक है, जब वहाँ देखेंगे तो फिर से जब रिपीट होगा तो अच्छे से हो ही जाएगा। ठीक, अब ये बताइए कि एक प्रश्न है, प्रश्न का मतलब संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं भाग है, इसके बारे में कई सारे विवाद, मतलब कई सारे केस हुए। तो हम लोग इसके बाद वही शुरू करेंगे कि संविधान मतलब संविधान में जो प्रस्तावना आया जो ये संविधान का भाग है या नहीं, इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं। 2 प्रश्नों के बारे में देखेंगे। 2 प्रश्न जैसे ही हो जाएगा तो प्रियम्बल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, समझ में आए ना। कल मिले, आप लोग बताएंगे, ठीक, बताइएगा, हम लोग अब मिलेंगे कल। ओके।